नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जी हाँ, यह है डायबिटीज़ या मधुमेह। भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस बीमारी के ए टू जेड कॉन्सेप्ट को। चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ के कारण, प्रकार, लक्षण और उपचार के विषय में हम आज बात करेंगे, जानेंगे इसके क्या कारण हैं, यह कितने प्रकार की डायबिटीज़ होती है, इसके लक्षण क्या हैं और डायबिटीज़ के कारण क्या होते हैं। साथ में उपचार पे भी चर्चा करेंगे। आज हम इस पे गहराई से चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। मधुमेह क्या है? मधुमेह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे शुगर या डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी तब होती है जब हमारे जब आपके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है और इसके कारण ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इस इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो ब्लड में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। यदि शरीर में पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं है तो ब्लड कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंचा पाता है और यह ब्लड में ही इकट्ठा होकर रह जाता है। ब्लड में मौजूद अतिरिक्त शुगर आगे चल करके मधुमेह या शुगर, जिसे हम शुगर कहते हैं, मधुमेह या डायबिटीज में परिवर्तित हो जाता है। हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। आपने देखा होगा जिसे हम बोलते हैं एनर्जी, है ना। हमें ग्लूकोज मिलता है और इंसुलिन नामक हार्मोन इस ग्लूकोज को ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है। डायबिटीज किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है और यह एक ऐसी बीमारी है जो आपको एक बार हो जाए तो आजीवन बनी रहती है। डायबिटीज कितने प्रकार की होती है इसे भी जान लेते हैं। आमतौर पर डायबिटीज के जो प्रकार हैं वो निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किए जाते हैं। यह 3 प्रकार की होती है: टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, गर्भकालीन डायबिटीज। मैंने आपको बताया है कि आमतौर पे, है ना, उसके अलावा भी डायबिटीज के प्रकार होते हैं, हम उनको भी समझेंगे। बट आमतौर पे अगर हम देखें तो 3 तरह की होती है। पहला टाइप 1 डायबिटीज। पहला टाइप 1 डायबिटीज यह आमतौर पर बच्चों और युवाओं में देखा जाता है और यह स्थिति तब होती है जब शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ही जो है शरीर के खिलाफ हो जाता है और पैनक्रियाज में कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। वह अंग जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि पैनक्रियाज। टाइप 2 डायबिटीज की अगर हम बात करें, अक्सर उम्रदराज लोगों में देखा जाता है। यह डायबिटीज का सबसे आम प्रकार है। यह शरीर यह शरीर इंसुलिन को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देता है। गर्भकालीन डायबिटीज की अगर हम बात करें तो यह गर्भवती महिलाओं में देखी जाने वाली एक चिकित्सा स्थिति है जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है और प्रसव के बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाता है। अगर हम गर्भकालीन डायबिटीज की बात करें तो ऐसी महिला जो गर्भवती है तो प्रसव के बाद यह स्थिति सामान्य हो जाती है, तो इसी को हम गर्भकालीन डायबिटीज के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है कि इसे जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, जहाँ शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम, अब जो हमारा शरीर की अपनी इम्यून सिस्टम गलती से पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। कारण अगर हम बात करें कि भाई ये किस कारण होता है, ऐसा क्या कारण है कि हमारा इम्यून सिस्टम ही खिलाफ हो जाता है, इसके कारण की अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक भी हो सकता है या पर्यावरणीय कारण,
जैसे कि वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जेनेटिक में हम बोले वंशानुगत, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ चली आ रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज़ का। उसके अलावा हम टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर जैसे बात करें, तो ये अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ देखें तो इसमें जो केस हैं, ये 10% केस देखे जाते हैं, कि 10% केस होते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ के आते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के जहाँ 10% केस टाइप 1 डायबिटीज़ के, वहीं 90% जो केस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ को हमने यहाँ पे समझा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है इंसुलिन के, हमारे जो शरीर में इंसुलिन का लेवल है, जैसे हमने बताया भाई, इंसुलिन जो है वो ठीक तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देता है। अब इसकी हम बात करें, शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को जो है सही प्रतिक्रिया नहीं दे पाती हैं। पैनक्रियाज की थकान भी, अगर हम कहें, समय के साथ पैनक्रियाज जो है इंसुलिन बनाना कम कर देता है। और इसके और भी कई बहुत से कारण हैं, वो तब हम समझेंगे जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण के विषय में समझेंगे, टाइप 1 डायबिटीज़ के कारण के विषय में समझेंगे, वहाँ हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर उम्रदराज लोगों में देखा जाता है। यह डायबिटीज़ का सबसे आम प्रकार है जहाँ शरीर इंसुलिन को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखें अन्य प्रकार भी डायबिटीज़ में शामिल हैं। डायबिटीज़ के कुछ अन्य प्रकार भी हैं जिनको हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने टाइप 3 सी डायबिटीज़ भी है, जिसे टाइप 3 सी डायबिटीज़, ये जो टाइप 3 सी डायबिटीज़ होती है, ये तब होती है जब ऑटो इम्यून क्षति के अलावा, यानी कि ऑटो इम्यून जो आपका ऑटो इम्यून सिस्टम है, उसके क्षति के अलावा आपके पैनक्रियाज को क्षति का अनुभव होता है ना। आपके पैनक्रियाज को क्षति का अनुभव होता है। यह इंसुलिन के उत्पादन की क्षमता को प्रभावित करता है ना, जो आपकी इंसुलिन बनाने की क्षमता है उसको प्रभावित करता है। ये जो इंसुलिन है ना, वयस्कों में लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज, यानी कि LADA, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज भी टाइप 1 डायबिटीज की ही तरह एक ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया का परिणाम है। इस तरह के डायबिटीज 30 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में देखे जाते हैं या उनमें होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो है मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ द यंग, MODY, ये जो डायबिटीज़ के प्रकार में से एक है। और MODI ये जो डायबिटीज़ है, यानी मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ द यंग डायबिटीज़, जिसे मोनोजेनिक मधुमेह भी कहा जाता है। यह 25 से कम उम्र के युवाओं में पाया जाता है। अब आप बात करें इसके बाद जो हमारा नवजात मधुमेह है, नवजात मधुमेह की हम बात करते हैं, नियोनेटल डायबिटीज़। यह मधुमेह एक दुर्लभ रूप है, मधुमेह का जो हमारा डायबिटीज़ का एक दुर्लभ रूप है, जो नवजात शिशुओं के जीवन के पहले 6 महीने के भीतर होता है। यानी कि किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके 6 महीने के भीतर ये नियोनेटल डायबिटीज़ हो जाती है किसी को। तो यह एक दुर्लभ रूप है, और यह भी जो है मोनोजेनिक मधुमेह होता है। हम बात कर रहे हैं ये जो डायबिटीज़ के प्रकार हैं उनके बारे में। अगला हमारा जो डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ का प्रकार है ब्रिटल डायबिटीज़। यह भी मधुमेह का एक दुर्लभ रूप है, यानी कि जो ये रेयर देखे जाते हैं, जिसमें लोगों को ग्लूकोज या जो आपका शक्कर है, ग्लूकोज का स्तर में गंभीर उतार चढ़ाव होता है, यानी कि एकदम से ज़्यादा या कम उतार चढ़ाव होता है। यह अस्थिरता अक्सर अस्पताल में भर्ती होने की ओर ले जाती है। या जो अस्थिरता रहती, इससे पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्री डायबिटीज़ क्या होती है? या प्री डायबिटीज हम एक डायबिटीज़ का प्रकार है। इस प्रकार में क्या होता है, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ कह सकते हैं हम इसे। एक ऐसी मेडिकल स्थिति है जहां ब्लड शुगर का स्तर सामान्य सीमा से अधिक होता है, लेकिन यह डायबिटीज़ में वर्गीकृत नहीं किया जाता है ना। इसे हम बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं कि भाई आप डायबिटीज़ के शिकार होने वाले, आप बॉर्डर लाइन पे हैं। तो इसकी हम स्थिति को समझेंगे कि इसकी स्थिति क्या होती है, आगे हम इसके विषय में भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं
कि मधुमेह कितना आम है, यानी कि मधुमेह कितना आम है। हम आज की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था, हर 4 में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है। तो डायबिटीज़ होना बहुत आम समस्या बन गया है। यदि हम बात करें पूरी दुनिया में डायबिटीज़ मरीजों की, तो इनकी संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। यह आंकड़ा काफ़ी डराने वाला है, और यह आंकड़ा डराने वाला जो है ये काफ़ी खतरनाक है। लेटेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10.1 करोड़ लोग जो है मधुमेह से पीड़ित हैं, और 13.6 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज़ की स्थिति बनी हुई है, यानी कि बॉर्डर लाइन पे है। इसकी स्टडी में बताया गया है कि 2019 में डायबिटीज़ के 7 करोड़ यानी कि 7 करोड़ जो रोगी थे, और अब इस संख्या में 44 यानी कि 44% की बढ़ोतरी देखी गई है, बढ़ोतरी हुई है। इसके रिसर्च में बताया गया है कि भारत में 15.3 यानी कि 15.3% लोगों को प्री डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे आम प्रकार है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जो 90% से 95% लोगों को होता है। दुनिया भर में लगभग 537 यानी कि 537 मिलियन वयस्कों को डायबिटीज़ की समस्या है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि डायबिटीज़ में बढ़ोतरी जिस तरह से हो रही है, अगर ये स्थिति ऐसी बनी रहती है, इसकी संख्या 2030 तक 643 मिलियन और 2045 तक 783 मिलियन हो जाएगी। ये आंकड़ा काफ़ी डराने वाला है, और ये बीमारी कितनी खतरनाक है और कितनी आसानी से फैल रही है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मधुमेह के लक्षण, यानी कि जो डायबिटीज़ है, इस डायबिटीज़ के लक्षण क्या है, हम लक्षणों पे चर्चा करते हैं। डायबिटीज़ को सही समय पर मॉनिटर करने के लिए इसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है। शुगर होने के लक्षण, है ना, शुगर होने के क्या लक्षण हैं, ये इस तरह से हैं आपके सामने। जैसे कुछ लक्षण हैं डायबिटीज़ के लक्षण में: बार बार पेशाब आना, है ना, लगातार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना या डिहाइड्रेशन, भूख ज़्यादा लगना, वजन कम होना, संक्रमण या त्वचा की समस्या, चक्कर आना, आंखों में धुंधला दिखना, आंखों से धुंधला दिखना, धुंधली दृष्टि, आंखों से धुंधला दिखना, थकान, जी मिचलाना, धीरे धीरे घाव भरना। यानी कि धीरे धीरे घाव भरने से आप समझ सकते हैं कि कहीं पे चोट लग जाए और वो घाव जल्दी ना भरे, या वो समय से ना भरे, धीरे धीरे भरना, ये भी हो सकता है। तो ये लक्षण कुछ हैं जो मधुमेह में देखे जाते हैं। और ये लक्षण ऐसा नहीं कि आपने ये लक्षण देखे हैं और आप कई बारी आपको बार बार पेशाब आ रहा है। हो सकता है कि आपने ज़्यादा पानी पी लिया हो, तब भी बार बार पेशाब आ रहा हो, लेकिन ये तब है जब ये स्थिति सामान्य बनी हुई है और काफ़ी लंबे समय तक बनी है। पानी आप ज़्यादा पियेंगे तो 1 बार 2 बार या 3 बार पियेंगे, लेकिन ये स्थिति अगर बार बार हो रही है आपके साथ, यानी कि काफ़ी समय तक ये स्थिति आपके सामने बनी हुई है, लगातार पेशाब आने, यानी कि बार बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है, यूरिन पास करना पड़ता है, और ये स्थिति कई टाइम तक बनी हुई है, काफ़ी समय तक, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अगर आपको लग रहा है कि ये जो लक्षण है ये लगातार बने हुए हैं काफ़ी समय तक, तो आपको इस चीज़ के लिए ये लक्षण पहचानने चाहिए कि ये लक्षण कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के लक्षण हैं। अब हम बात कर लेते हैं मधुमेह के अलग अलग प्रकार के लक्षणों के बारे में, है ना। इसके कुछ अतिरिक्त जानकारी हम ले लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं ये लक्षण। यह कुछ सप्ताह या महीनों में बढ़ सकते हैं। इसमें अतिरिक्त गंभीर जटिलताएं देखी जा सकती हैं, जैसे DKA, डायबिटीज़ रिलेटेड केटोएसिडोसिस। यह एक जानलेवा स्थिति है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है और यह जान पर बन आती है। इसके लिए तत्काल उपचार की जरूरत होती है। इसके लक्षणों में पेट दर्द, उल्टी, सांस लेने में परेशानी और सांसों में फल जैसी स्मेल इत्यादि ये लक्षण हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, मधुमेह और प्री डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, यह आप या आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे विकसित होते हैं। ऐसे में लक्षणों
का पता करने के लिए ब्लड शुगर टेस्ट कराया जा सकता है। प्रीडायबिटिक का एक अन्य संभावित लक्षण में शरीर के कुछ हिस्सों त्वचा का काला पड़ना है। गर्भकालीन मधुमेह की अगर हम बात करें, गर्भकालीन मधुमेह में जो गर्भावस्था के दौरान मधुमेह रहता है, इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि कोई महिला जो गर्भवती है उनका पहले से तो उनको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन उस गर्भावस्था के दौरान उनको डायबिटीज़ की शिकायत होने लग जाती है। ऐसे में इस लक्षण को भी हमें देखना होता है। इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ में आपको कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसमें डॉक्टर प्रेगनेंसी के 24 से 28 सप्ताह के बीच जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए आपका टेस्ट कराता है। लंबे समय में हाई ग्लूकोज यानी कि आपका ब्लड शुगर का स्तर, उच्च ग्लूकोज स्तर की स्थिति शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे आपका हार्ट, किडनी, आपका जो आँखें हैं, तंत्र आपका नर्वस सिस्टम है, आदि से संबंधित जटिलताओं का कारण बनती है। इनमें आप कह सकते हैं कि इनमें थोड़ा सा दिक्कत का कारण बन सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि डायबिटीज़ को कैसे पहचानें, यह बहुत ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ को पहचानें। शरीर में शुगर की पहचान करने के लिए सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर कई तरह के टेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं, मधुमेह को कैसे पहचानते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट क्या होता है? फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट में भूखे पेट ब्लड शुगर लेवल का पता किया जाता है। इसमें आपको टेस्ट से पहले कम से कम 8 घंटे भूखा रहने की ज़रूरत होती है। अगर ब्लड शुगर लेवल 126 mg/dl मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे ज़्यादा आ रहा है तो ये डायबिटीज़ की संभावना हो सकती है। दूसरा है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ग्लूकोज पेय पिलाने से पहले, पेय यानी कि कोई लिक्विड पिलाने से पहले और बाद में ब्लड शुगर लेवल का पता किया जाता है। यदि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल 200 mg/dl या ज़्यादा होता है तो मधुमेह के संकेत हो सकते हैं। इसके बाद है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, HbA1c। यह टेस्ट कब किया जाता है? इस टेस्ट के द्वारा रोगी के पिछले 2 से 3 महीने की ब्लड शुगर की जांच की जाती है, जिसमें 00-5.60 या उससे ज़्यादा स्तर आने पर मधुमेह की संभावना हो सकती है। इसके बाद होता है रैंडम ब्लड टेस्ट यानी कि RBS भी जिसे कहते हैं। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट से भी पता लगाया जा सकता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कुछ समय के अंतराल पर नियमित रूप से किया जाने वाला टेस्ट है। यह किसी व्यक्ति में मौजूद ब्लड शुगर की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। यदि आपके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल 200 mg/dl या उससे अधिक है और मधुमेह के संकेत महसूस हो रहे हैं तो मधुमेह होने की संभावना हो सकती है, यानी डायबिटीज़ होने की संभावना हो सकती है। चलिए हम आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ जटिलताएं हैं, वो क्या हैं। डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को लंबे समय तक रहने वाली गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं, यानी कि लंबी समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें तीव्र और दीर्घकालीन जटिलताएं हो सकती हैं। इसका शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर असर पड़ सकता है। तीव्र या गंभीर जटिलताएं जानलेवा भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं तीव्र और दीर्घकालीन जटिलताओं के बारे में। चलिए अब बात करते हैं तीव्र मधुमेह जटिलताएं। हाइपरग्लाइसेमिक अवस्था, HHS। इस तरह की जटिलताएं मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं उनको प्रभावित करती हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब आपका ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक अधिक रहता है। काफ़ी लंबे समय तक अगर आपका हाई ब्लड शुगर बना हुआ है,
ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है मधुमेह संबंधी कीटोएसिडोसिस यानी कि DKA। इस तरह की जटिलताएं खासकर टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों को प्रभावित करती हैं। ऐसा तब होता है जब आपके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं होता है। इससे सांस की समस्या, भ्रम, उल्टी इत्यादि हो सकती है। DKA को तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम इसके अगले प्रकार के बारे में, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया तब होता है जब ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से कम होता है, यानी कि एक नॉर्मल जो रेंज है हमारे ब्लड शुगर की वो कम हो जाती है। गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड शुगर का बहुत कम होना है। इसके बाद करते हैं बात कि दीर्घकालीन जटिलताएं जो लंबे समय तक बनी रहती हैं। ब्लड शुगर जब बहुत समय से बढ़ा रहता है तो दीर्घकालीन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर असर पड़ सकता है। हृदय से जुड़ी समस्याएं दीर्घकालीन मधुमेह जटिलताओं का सबसे आम प्रकार है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस। मधुमेह की अन्य जटिलताओं में शामिल है हृदय संबंधी समस्याएं जैसे कोरोनरी धमनी की बीमारियां, धमनियों का संकुचित होना, दिल का दौरा या स्ट्रोक, शरीर में उच्च रक्त कोशिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो दिल का दौरा और स्ट्रोक शरीर में उच्च शक्कर कोशिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है, जो तंत्रिका के शून्यता, जलन या दर्द का कारण बन सकता है। डायबिटीज के कारण रेटिना की रक्तवाहिकाओं का भी पर भी असर पड़ सकता है या पड़ता है, जिसमें धुंधली दृष्टि या अंधापन हो सकता है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल अधिक होने पर बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण भी हो सकता है। डायबिटीज किडनी फंक्शन को भी बाधित करता है, जिससे किडनी खराब हो जाती है, जिसके लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। मधुमेह से अल्जाइमर रोग जैसे मस्तिष्क विकारों के जोखिम बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मधुमेह के क्या कारण हैं। हम समझ लेते हैं कि भाई कारण क्या है मधुमेह की। जैसे हमने पहले पढ़ा था डायबिटीज के प्रकार के बारे में, अब कारण समझ लेते हैं। मधुमेह के कारण और बचाव कुछ इस तरह है। टाइप 1 डायबिटीज में प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के खिलाफ काम करती है और अग्नाशय में इंसुलिन पैदा करने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है। इस प्रकार का मधुमेह रोग आनुवंशिक या पर्यावरणीय कारणों के कारण हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन प्रतिरोध द्वारा चयापचय विकार है, जहां शरीर इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थ है। यह स्थिति कई कारकों के कारण होती है, जैसे कि बढ़ती उम्र, मधुमेह का पारिवारिक चिकित्सा इतिहास, शारीरिक गतिविधियों का अभाव यानी कि व्यायाम न करना या एक्सरसाइज न करना या वॉकिंग न करना, आनुवंशिकता, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा, उच्च रक्तचाप, हार्मोन असंतुलन, उच्च कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स है। अगला जो आपका प्रकार है पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम। उसके अलावा है ऑटो इम्यून डिजीज। उसके अलावा है तनाव या डिप्रेशन। उसके अलावा मधुमेह यानी कि जो गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह है, या जीवन शैली की आदतें जैसे धूम्रपान, ये भी इसके कारण बनते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हो या हाई ब्लड शुगर के लक्षण दिखाई दे रहे हों, जैसे बार बार पेशाब आना,
डिहाइड्रेशन, भूख बढ़ना इत्यादि तो आपको डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। यदि आपकी स्थिति गंभीर होती है तो डॉक्टर आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या मधुमेह विशेषज्ञ के पास भेज सकते हैं। मधुमेह के उपचार के बारे में हम बात कर लेते हैं। मधुमेह के उपचार क्या हैं? डायबिटीज होने पर शरीर में ब्लड शुगर का स्तर जानने के लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट की आवश्यकता होती है। उपचार आपकी स्थिति और सीमा पर निर्भर करता है। मधुमेह की रोकथाम के लिए जीवन शैली में बदलाव और दवाओं का संयोजन शामिल है। मधुमेह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए मधुमेह के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत एक व्यक्ति के दृष्टिकोण और आदत में बदलाव के साथ होती है। व्यायाम और स्वास्थ्य, कम वसा और कम कैलोरी आहार के माध्यम से शरीर के सही वजन को बनाए रखना, हाई शुगर या तले हुए खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करना, पर्याप्त सब्जियों, फलों और अधिक फाइबर वाले पौष्टिक भोजनों का सेवन करना, नियमित रूप से चलना, तैराकी करना, योगा आदि करना या इसके माध्यम से शरीर को जो है सक्रिय रखना, यानी कि एक्टिविटीज बनाए रखना। जैसे आप जो है इसमें नियमित रूप से वॉकिंग करना है ना, जैसे हम बोलते हैं वॉकिंग करना जरूरी है। तैराकी अगर नहीं हो सकती है तो टहलना, योगा करना, एक्सरसाइज करना जरूरी है। विश्राम तकनीकों और अच्छी नींद के माध्यम से तनाव और चिंता से निपटना, यानी कि आपका जो मेडिटेशन है या आप अच्छी नींद लेते हैं तो उससे आप जो है तनाव से मुक्त रह सकते हैं। तो यहाँ इससे भी किसी तरीके से आप डायबिटीज को कम कर सकते हैं। धूम्रपान छोड़ने के साथ साथ शराब और कैफीन का सेवन नियंत्रित करना, शरीर में ब्लड शुगर के स्तर की प्रॉपर निगरानी करना, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को बार बार चेक करके उसकी मॉनिटरिंग करना, बार बार निगरानी रखना, बढ़ना या उसके स्तर के बारे में जांच करते रहना। जहाँ तक दवाओं का संबंध है, डायबिटीज रोगियों के लिए निर्धारित दवाओं की पहली श्रेणी मेटाफॉर्मिन है, जो ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में काफ़ी मदद करती है। मेटाफॉर्मिन है ना, यह जो है दवाओं की पहली श्रेणी में है। मधुमेह के गंभीर मामलों में रोगियों को इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है ना। इंसुलिन के आपने देखे होंगे, इसमें इंजेक्शंस लगते हैं, है ना। इन होल्ड इंसुलिन दवाएं भी उपलब्ध हैं और रोगियों के लिए सुविधाजनक हो गई हैं। मधुमेह रोगियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुगर का स्तर बेहद कम न हो जाए। एक स्थिति क्या होती है, आपके ब्लड शुगर के लेवल को बहुत कम भी नहीं करना है। अगर आप ब्लड शुगर के बड़े लेवल को कम कर रहे हैं तो एकदम कम भी ना हो जाए। यह स्थिति जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, जिसमें पसीना आना, हाथ कांपना, थकान और बेहोशी जैसे लक्षण होते हैं। ऐसे मामलों में रोगी के पास कुछ तेजी से काम करने वाले शक्कर पदार्थ होने चाहिए, जिससे कि इन प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके। तकनीकी प्रगति और ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस की उपलब्धता के कारण किसी व्यक्ति के ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि या गिरावट की निगरानी करना आसान हो गया है। आपने जो छोटी सी डिवाइस देखी होगी जिससे आप स्ट्रिप लगा करके चेक करते हैं, इस मशीन की बात की जा रही है। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष की अगर हम बात करें, डायबिटीज जीवन भर रहने वाली बीमारी है, इसलिए शुगर के लक्षणों और इलाज के बारे में जानना आपके स्वास्थ्य को सही रखने के लिए बहुत जरूरी है। कई लोग मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए अनुशासित जीवन शैली को अपनाते हैं। स्व देखभाल, दवा और निरंतर निगरानी के साथ कोई भी सामान्य जीवन जी सकता है। अपने डॉक्टर के साथ स्पष्ट बातचीत करना और यह समझना कि आपका शरीर उपचार के प्रति प्रतिक्रिया कैसे करता है। मधुमेह से निपटने के दौरान आपकी स्थिति
को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको मैं एक इसमें अगर बताऊं, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप इसका इलाज करते हैं डायबिटीज़ का, तो इसके लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो इसमें कुछ और ऐसे उपचार भी हैं जिससे आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? वो है आपका घर में आप जैसे आप कुछ दवाई ले रहे हैं या जीवन शैली में बदलाव कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आयुर्वेद में शुगर की सबसे अच्छी दवा कौन सी है, इसके विषय में अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे मेथी है ना। मेथी क्या है? वैसे तो मेथी का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन यह शुगर के लिए, जैसे आप शुगर की बात करेंगे या शुगर, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपाय है। शुगर कंट्रोल करने के लिए मेथी का सेवन करना एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। इसके लिए 1 चम्मच मेथी पाउडर खाली पेट या सोते समय गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा 1 चम्मच आप जो है मेथी के दाने को पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें काली मिर्च भी जो है शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही आयुर्वेदिक बेहतरीन उपाय है आयुर्वेद में। इसमें पेपरिन नामक जो है कंपोनेंट होता है। इसके लिए आप 1 चम्मच काली मिर्च के पाउडर को हल्दी के साथ मिक्स करें और रात को खाने से 1 घंटा पहले सेवन करें। अगर हम बात करें और तो दालचीनी भी है। दालचीनी भी डायबिटीज़ को कम करने का काम करती है। यह जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के साथ कोलेस्ट्रॉल और वसा को भी कम करती है। इसके लिए 1 चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच मेथी पाउडर और हल्दी मिक्स करें और खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसकी हर्बल टी बना सकते हैं। चाय में दालचीनी का टुकड़ा ज़रूर मिला के पी सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें मेन तौर पे, अगर हम बोलें कि भाई ब्लड शुगर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सबसे पहले बात आती है हम क्या खाएं क्या ना खाएं। इसमें अगर हम देखें, शुगर पेशेंट को अनाज, फल और सब्जियों में निम्नलिखित चीज़ें खानी चाहिए। जैसे अनाज में शुगर पेशेंट को जो है समसा चावल, शुगर पेशेंट को अगर हम बात करें तो इसका है समक चावल, दलिया, जौ, सूजी, गेहूं इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। अगर हम दाल की बात करें तो दाल में हरे चने, काबुली चने, अरहर की दाल और कुल्थी की दाल आदि जो है अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। और फलों की अगर हम बात करें तो फलों में संतरा, चेरी, नाशपाती, सेब, कीवी इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। और सब्जियों की अगर हम बात करें तो सब्जियों में पालक, कच्चा केला, बीन्स, कच्चा पपीता, शिमला मिर्च, करेला इत्यादि जो है डायबिटीज पेशेंट खा सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं जिससे शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो नीम भी फायदेमंद है ना। करेला भी फायदेमंद है, जामुन भी फायदेमंद है, अदरक भी फायदेमंद है ना। मेथी के विषय में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो नीम की अगर बात करें तो जो शुगर पेशेंट के लिए नीम की पत्तियां बहुत फायदेमंद होती हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। आप नीम की पत्तियों को सुखा लें, इसके बाद पीस कर इनको एक फाइन पाउडर बना लें। दिन में 2 बार आप इसके चूर्ण को ले सकते हैं। करेले की बात करें तो करेला आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यदि आप नियमित रूप से करेले का जूस पीते हैं या सब्जी खाते हैं तो आप डायबिटीज जैसे खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। जामुन की अगर हम बात करें तो डायबिटीज जो पेशेंट हैं उनके लिए जामुन के कई फायदे हैं। आप जामुन का सेवन काला नमक के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जामुन की गुठली को सुखाकर पीसने के बाद उसके चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। आप 2 चम्मच इसके चूर्ण को गुनगुने पानी में डालकर सुबह और शाम को भी पी सकते हैं। अदरक की अगर हम बात करें तो नियमित रूप से अदरक का सेवन डायबिटीज को नियंत्रित करने का काम करता है।
आप अदरक का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पी सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी है जिससे आप शुगर से अपने आप को, डायबिटीज से अपने आप को बचा सकते हैं। अब हम कुछ एक चीज़ों के बारे में अंतिम में डिस्कस कर लेते हैं। हम इस वीडियो के अंतिम पार्ट में हैं और हम इसमें समझ लेते हैं डायबिटीज से जुड़े कई मिथक प्रचलित हैं। बहुत से लोगों को भ्रम रहता है, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें खाना या पीना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ चीनी या सिर्फ मीठी चीज़ खाने से शुगर होता है। शुगर का मतलब ग्लूकोज से है और ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा से है। तो ये अलग अलग पदार्थों से हमें मिलती है, जो अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं उससे हमें मिलती है। तो हमें कई चीज़ों को, मिथक को भी समझना जरूरी है। डायबिटीज से जुड़े कई मिथक प्रचलित हैं जिन्हें समझना जरूरी है। यहाँ पर कुछ मिथक जो है और उनकी वास्तविकताएं दी गई हैं। पहला मिथक है ज़्यादा चीनी खाने से डायबिटीज होती है ना। हम बहुत बार बोलते हैं कि ज़्यादा चीनी मत खा, शुगर हो जाएगा, है ना। वास्तविकता यह है कि टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो जेनेटिक और अन्य कारणों से होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्य कारण अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है वो भी एक मुख्य कारण बनता है, जैसे मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता यानी कि शरीर को एक्टिविटी में न लगाना, है ना। जैसे व्यायाम न करना, वॉकिंग न करना, कोई भी ऐसी निष्क्रियता जिससे शरीर में काम नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये भी कारण बनता है। लेकिन सिर्फ चीनी खाने से नहीं, हालांकि अत्यधिक शुगर का सेवन मोटापे का कारण बन सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को बढ़ाता है। मिथक एक दूसरा है, वो यह है कि डायबिटीज वाले लोगों को बिल्कुल मीठा नहीं खाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि संयम और जो डॉक्टर है या डाइटिशियन की सलाह के साथ डायबिटीज वाले लोग थोड़ी मात्रा में मीठा खा सकते हैं। महत्वपूर्ण है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना। तीसरा मिथक है सिर्फ मोटे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है। वास्तविकता की अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज का एक प्रमुख जोखिम कारण है, लेकिन पतले लोगों को भी, अगर हम इसमें बात करें तो मोटापा जो है टाइप 2 डायबिटीज़ का एक प्रमुख जोखिम कारण है या प्रमुख कारण है, लेकिन पतले लोगों को भी यह बीमारी हो सकती है। जेनेटिक, उम्र और लाइफस्टाइल की भूमिका निभाते हैं। चौथा मिथक है इंसुलिन लेना मतलब बीमारी बढ़ गई है। वास्तविकता यह है कि इंसुलिन डायबिटीज़ का एक प्रभावी उपचार है, खासकर टाइप 1 में। खासकर टाइप 2 में भी कुछ मामलों में इंसुलिन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह जो है असफलता नहीं है, बल्कि शरीर की जरूरत है। इसलिए कई बार टाइप 2 डायबिटीज में भी इंसुलिन दिया जा सकता है। पांचवा मिथक है डायबिटीज गंभीर बीमारी नहीं है। वास्तविकता यह है कि अनियंत्रित डायबिटीज से हृदय रोग, किडनी की खराबी, अंधापन और नसों को नुकसान जैसे जटिलताएं हो सकती हैं। समय का प्रबंधन जरूरी है, समय पर प्रबंधन जरूरी, यानी कि समय पर इसका जो है इसको रोकना या इसका उपचार जरूरी है। अगला मिथक है हर्बल सप्लीमेंट से डायबिटीज ठीक हो जाती है। वास्तविकता यह है कि कुछ हर्बल उत्पाद ब्लड शुगर कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज को पूरी तरह ठीक नहीं करते। बिना डॉक्टर की सलाह के इन्हें इस्तेमाल करना भी खतरनाक हो सकता है। सातवां मिथक है प्रेगनेंसी में हुई डायबिटीज जेस्टेशनल प्रसव के बाद खत्म हो जाती है। वास्तविकता यह है कि जेस्टेशनल डायबिटीज प्रसव के बाद अक्सर ठीक हो जाती है, लेकिन इससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। माँ और बच्चे दोनों को भविष्य में सावधानी बरतनी चाहिए। आठवां जो मिथक है डायबिटीज वाले व्यायाम नहीं कर सकते। वास्तविकता यह है कि नियमित व्यायाम ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। हालांकि डायबिटीज वालों को व्यायाम करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, खासकर अगर उन्हें न्यूरोथेरेपी या हृदय रोग है, न्यूरोपैथी या हृदय रोग है। अगला मिथक है डायबिटीज संक्रामक है। वास्तविकता यह कि डायबिटीज किसी को छूने, साथ खाने व हवा से नहीं फैलती। यह एक मेटाबॉलिक ऑटो इम्यून स्थिति है।
10वां मिथक जो है वो ये है, डायबिटीज़ का इलाज हो सकता है। वास्तविकता यह है कि डायबिटीज़ को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे दवा, डाइट, व्यायाम और लाइफस्टाइल बदलाव से प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है। तो इस सब का एक निष्कर्ष ये निकलता है, डायबिटीज़ के बारे में सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। मिथकों पर विश्वास करने के बजाय डॉक्टर या प्रमाणित स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सलाह लें और नियमित जांच करवाएं। तो आज हमने जाना डायबिटीज़ के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी। साथियों, यह वीडियो वैदिक मेडिकल एंड मैनेजमेंट कॉलेज जो उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उसके द्वारा बनाई गई है। हमारे जो ये वीडियो आप हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म VMM ऑनलाइन अकेडमी में देख रहे हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, और हमारा एक VMM कॉलेज करके प्ले स्टोर में ऐप अवेलेबल है, जिसे डाउनलोड करके आप उसमें भी कई तरह के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, उसके अलावा आपका कंप्यूटर से संबंधित बहुत से कोर्स, उसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोर्स, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें ऐप में स्टोर में जा कर के आप सारे कोर्सेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें कुछ फ्री डेमो सैंपल भी दिए गए हैं कोर्सेज़ को, उनको आप देख करके और कोर्स को परचेज़ करके पढ़ भी सकते हैं। और कुछ ऐसी जानकारी आप अगर आपको लगे कि आप हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से देखना चाहते हैं, तो उसमें भी हम लगातार कई वीडियोस लेके आ रहे हैं। हमारे जो ऑनलाइन VMM ऑनलाइन अकेडमी जो ऐप हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें, और हमारा दूसरा चैनल VMM कॉलेज करके है। दो हमारे चैनल है, VMM ऑनलाइन अकेडमी और VMM कॉलेज करके। तो दोनों चैनल में हम अलग अलग वीडियोज़ डालते रहते हैं। आप हमारे इस चैनल पर आकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है, तो हम भविष्य में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो स्टडी के लिए है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे। तो आपसे ये वीडियोस मिस ना हो जाए, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियोस के आते ही। उसके अलावा साथियों, हमारा एक कॉलेज है, जैसे VMM वैदिक मेडिकल एंड मैनेजमेंट कॉलेज। यहाँ पे हम ऑफलाइन मोड में कुछ कोर्सेज कराते हैं, जिसमें आपका बैचलर ऑफ वोकेशन जो एक प्रोग्राम है भारत सरकार का, UGC का और NSQF का, उसके तहत मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो 3 साल के एकेडमिक कोर्स होते हैं, रेगुलर कोर्स होते हैं, जिसमें आप एडमिशन ले करके और 3 साल के बाद आप इंटर्नशिप कंप्लीट करके जॉब पा सकते हैं, जिसमें कॉलेज की तरफ से सारी आपके लिए एकेडमिक प्रोसेस रहती है। इसके लिए अलग अलग तरीके के शुल्क निर्धारित हैं, जिसके लिए आप हमारे कॉलेज की वेबसाइट में जा करके इनको देख सकते हैं। www.vmmcollege.com में भी आप विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन VMM ऑनलाइन अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।